हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे, अब्राहम मैस्लो का और कार्ल रोजर्स का। क्योंकि जो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स थे वो दोनों ही मानवतावादी दृष्टिकोण में वो विश्वास करते थे। तो इसी वजह से आज हमारा टॉपिक क्या है, व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। यदि हम बात करें साइकोलॉजी में, तो तीसरे बल या तीसरे दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। किसको? मानवतावादी दृष्टिकोण को। जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसको साइकोलॉजी में तीसरा बल मतलब थर्ड फोर्स, और तीसरे दृष्टिकोण मतलब जो थर्ड अप्रोच होती है उसके रूप में जाना जाता है मानवतावादी दृष्टिकोण को। मानवतावादी दृष्टिकोण मनोविश्लेषकों के निराशावादी दृष्टिकोण और मानव व्यवहार के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब कि जो निराशावादी जो मनोविश्लेषक थे, एक तो उनका था दृष्टिकोण और साइकोलॉजी को लेके, दूसरा जो ह्यूमन बिहेवियर के लेके जो व्यवहारवादी थे, जो कि बिहेव में ज्यादा बिलीव करते थे, जो उनके खिलाफ मतलब उनके अपोज में मतलब ये वाला दृष्टिकोण आया था मानवतावादी दृष्टिकोण। अब अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स, इन दोनों को मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है कि मतलब इन दोनों ने ही मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है, ऐसा माना जाता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, जो कि इनका सिद्धांत था आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, यहाँ पे टॉपिक में दोबारा से है तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से इसको करा देती हूँ एक बार। जो ये सिद्धांत था, नीड्स हायरार्की थ्योरी थी, जो मैस्लो ने ये अपनी इनकी बुक थी, इनका एक ग्रंथ कह सकते हैं हम, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये ग्रंथ था उनका, ये 1943 में उन्होंने प्रेजेंट किया था। लेकिन बाद में 1954 में उनकी एक पुस्तक आई थी, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। इसमें उन्होंने इस सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से मतलब कंप्लीट फॉर्म में उन्होंने हमारे सामने ला दिया था। मैस्लो क्या मानते हैं कि जो मानव की जो 5 आवश्यकताएं होती हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये 5 आवश्यकताएं मनुष्य को लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करती है या अधिगम करने के लिए उसको प्रेरित करती है। मैस्लो ने इन 5 मूलभूत आवश्यकताओं को नीचे से लेके ऊपर तक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया। मतलब कि ऐसे इस फॉर्म में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। यह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को पिरामिड के रूप में प्रेजेंट किया गया हम सबके सामने। देखिए, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। कहां से देखेंगे हम इसको? नीचे से ऊपर की ओर हम इसको देखेंगे ऐसे इस फॉर्म में। मतलब यहाँ सबसे फर्स्ट क्या है? फिजिकल नीड्स, मतलब जो भी हमारे दैहिक या शारीरिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, पानी, नींद लेना, हमारा स्वास्थ्य है, ये सब हमारी फिजिकल नीड्स में आ जाएंगी। सेकंड है सिक्योरिटी, मतलब कि सुरक्षा की आवश्यकता। सेकंड क्या है हमारी? सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। मतलब सबको अपनी सुरक्षा की नीड होती है, जैसे कि सेफ्टी की, शेल्टर, उनके पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो सेकंड है यहाँ पे नीड्स ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड है यहाँ पे सोशल, मतलब कि स्नेह की आवश्यकता, संबंधता की आवश्यकता, इस टाइप से चाहिए होता है। तो मतलब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा कि जैसे प्यार, स्नेह, मतलब सबको स्नेह चाहिए होता है, सबको मतलब सब अच्छे से मतलब प्यार से रहना चाहते हैं। तो मतलब ये भी उनकी एक मतलब सोशल नीड है। फोर्थ है ईगो, मतलब इसमें सेल्फ अस्टीम, पावर, रिकॉग्निशन, प्रेस्टाइज, मतलब कि यह सम्मान की आवश्यकता। मतलब सब चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी में हमारा एक सम्मान हो, हमारा एक पद हो। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि जिसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्रिएटिविटी की। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आत्म सिद्धि या आत्म अनुभूति, मतलब खुद के बारे में जानना। इसी वजह से इस सिद्धांत को आत्म सिद्धि सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अलावा जो मैस्लो थे वो पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति के रूप में संबोधित किया। मतलब सबसे पहले मैस्लो ही थे जिन्होंने जो मानवतावादी विचारधारा उसको
तीसरी शक्ति मतलब थर्ड पावर के उन्होंने इसको संबोधित किया था। हम क्यों सीखते हैं तथा कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या अब मानवतावादी दृष्टिकोण से होने लगी है। मतलब कि रीजन क्या है कि हम क्यों लर्निंग कर रहे हैं और हम कैसे लर्निंग कर रहे हैं, मतलब रीजन क्या है और कैसे हम सीख रहे हैं। तो ये सब चीजें हम इस बारे में हमको कौन बताता है, तो ये सब चीजों के बारे में हमको मानवतावादी दृष्टिकोण हमको बताता है। इसमें सेकंड सिद्धांत जो है वो है कोल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोल रोजर्स ये कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो अनुभव से ही सीखता है। और जो ये वाला सिद्धांत है ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे कोल रोजर्स, इन्होंने दिया था। और जो कोल रोजर्स थे वो मानवतावादी विचारधारा में वो विश्वास करते थे, क्योंकि ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मानवतावादी जो विचारधारा है उसके प्रमुख दो सिद्धांतकार हैं, मैस्लो और कोल रोजर्स। देखिए ये है कोल रोजर्स। अधिगम की मूल प्रकृति का पता लगाने के लिए कोल रोजर्स ने अधिगम को दो भागों में बांटा। मतलब कि लर्निंग की क्या मतलब जो बेसिक जो नेचर होता है उसको पता लगाने के लिए कोल रोजर्स ने जो लर्निंग होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था संज्ञानात्मक अधिगम और सेकंड था अनुभवजन्य अधिगम। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं हम। संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है उसका आधार मात्र ज्ञान की प्राप्ति ही होता है। मतलब जो मतलब कोग्निटिव लर्निंग जो होती है उसमें हम सिर्फ नॉलेज की बात करते हैं कि मतलब कितना हमने सीखा है, कितनी हमको नॉलेज हुई है, क्या हमको ज्ञान हुआ है, मतलब कितने हमने प्राप्ति की है नॉलेज की। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात रहेगी। जबकि अनुभवजन्य अधिगम का आधार मात्र ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति और उसके कल्याण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। मतलब जो अनुभवजन्य अधिगम होता है ये सिर्फ नॉलेज को ही इम्पोर्टेंट नहीं मानता बल्कि ये मतलब पूरी डेवलपमेंट चाहता है, पूरा कल्याण चाहता है उस व्यक्ति विशेष का, जिसके बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट है अनुभाविक या अनुभवजन्य अधिगम का संबंध अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने से होता है। मतलब कि कैसे हम यूज करेंगे जो हमने सीखा है उसको। मतलब कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा तो जब काम आता है, मतलब जब किसी के नेचर से दिख जाए वो चीज, मतलब कि वो उपयोग में उसको कैसे ला रहा है, क्या उसके बिहेवियर में उसकी पढ़ाई है कि जो उसने सीखा क्या उसने अपने उसको उपयोग में लाया है। मतलब ये अनुभवजन्य का जो संबंध होता है वो इसी बात से होता है। ऐसा अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होता है। मतलब कि जो ये अधिगम होता है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति और संतुष्टि करना अधिगम का उद्देश्य होता है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है अनुभाविक अधिगम की। तो उनके कहने का मोटिव क्या है मेन, कि वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वो मतलब अधिगम कराते हैं। यही उनका मेन मोटिव होता है लर्निंग का। इस वाली अनुभवजन्य अधिगम का यही मेन मोटिव होता है कि वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वो या स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट देखिए, यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। मतलब जो सिद्धांत दिया है कार्ल रोजर्स ने सिद्धांत दिया है, ये अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। मतलब कि बच्चों को थ्रू एक्सपीरियंस सिखाया जाए, बच्चा खुद उसको एक्सपीरियंस करे, खुद उसको सीखे। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चों को मतलब बुक का बर्डन तो बच्चों पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको बिल्कुल फ्रीडम मतलब दे देनी चाहिए सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए। इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में सेमिनार, कार्यशाला, वर्कशॉप्स, परिचर्चा मतलब कि डिबेट वगैरह होनी चाहिए और एजुकेशनल टूर भी होने चाहिए। इन मतलब ये सारी एक्टिविटी टीचर को करनी चाहिए। उसके पीछे मेन मोटिव क्या है कि जो बालक है वो खुद से अनुभव करके सीख सके, क्योंकि अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि क्या कहना चाहते हैं कोल रोजर्स, कि जो बच्चा होता है उसको आप बुकिश नॉलेज पे मत डालिए, उसके ऊपर बर्डन मत डालिए, उसको बिल्कुल फ्री कर दीजिए सीखने के लिए। उसके लिए सेमिनार लगाए जाए, वर्कशॉप लगाए जाए, डिबेट्स वगैरह, एजुकेशनल टूर्स वगैरह में बच्चों को लेके जाया जाए। मतलब बच्चा वहाँ पे खुद सीखेगा, खुद वो अनुभव करेगा, क्योंकि जो हम खुद से सीखते हैं वो बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में वो बिल्कुल स्थायी हो जाता है। क्योंकि जो भी हम अनुभव करके सीखते हैं वो ज्ञान हमेशा ही स्थायी होता है, वो मतलब कांस्टेंट हो जाता है हमारे माइंड में। तो यही टॉपिक था हमारा आज का। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, इसी टॉपिक था। तो आज हमने किया है व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण, मॉनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। इसी को ही तीसरा दृष्टिकोण भी माना जाता है।
और इसके मतलब जो मेन दो सिद्धांतकार थे वो कौन कौन थे? अब्राहम मास्लो और कोल रोजर्स। पहले हमने क्या यहाँ पे अब्राहम मास्लो आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, बट मैंने यहाँ पे दोबारा से कराया आपको आज। केवल सिद्धांत में हमने 5 आवश्यकताओं की बात की थी। मैस्लो क्या मानते हैं कि जो 5 आवश्यकताएं होती है यही इंसान को अधिगम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और जो 5 आवश्यकताएं होती हैं इस वाले सिद्धांत को आधार सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको एक पिरामिड के रूप में पेश किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हो गया यहाँ पे फिजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलेशन नीड्स, यहाँ पे ये बात की गई थी। और मैस्लो ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को जिन्होंने तीसरी शक्ति के रूप में संबोधित किया था। इसके अलावा हमने सेकंड किया कोल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। जो कोल रोजर्स थे वो अमेरिकन थे, उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का। और जो कोल रोजर्स थे वो मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लर्निंग का नेचर जानने के लिए उन्होंने अधिगम को 2 भागों में बांट दिया था, संज्ञानात्मक अधिगम में और अनुभवजन्य अधिगम में। तो संज्ञानात्मक तो सिर्फ ज्ञान, सिर्फ नॉलेज की बात करता है, बट जो अनुभवजन्य अधिगम होता है वो मतलब पूरी डेवलपमेंट चाहता है बच्चे की, कि बच्चा अच्छे से सीखे, हर बात को जो भी उसको सीखता है उसको अपने उपयोग में लाए, और जो स्टूडेंट चाहता है जो कि उसके अकॉर्डिंगली उसको सिखाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई कि जो ये सिद्धांत है वो अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को बुकिश नॉलेज नहीं देनी चाहिए, बल्कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए लर्निंग करने के लिए। उनके लिए बच्चों का एजुकेशन टूर पे लेके जाएं, सेमिनार करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं, ताकि बच्चा खुद से अनुभव करके सीख सके, क्योंकि जब बच्चा खुद से सीखता है तो वो ज्ञान उसके माइंड में बिल्कुल स्थायी हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।